नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये स्टेटिस्टिक का जो एएसओ का बैच चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 15 है। आज वाले इस लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि कल वाला जो लेक्चर था वो हमने आघूर्णों के ऊपर पढ़ा था कि भाई आघूर्ण क्या होते हैं, आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और उसके अंदर हमने ये भी बताया था कि केंद्रीय आघूर्ण और मूल बिंदु से आघूर्ण कैसे होते हैं और कल्पित माध्य से आघूर्णों को कैसे पढ़ा जाता है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे कि सममित श्रेणी के केंद्रीय आघूर्णों के लिखने में से कौन सी होती है, तो आपने कहा था केंद्रीय केंद्रीय आघूर्ण होते हैं जो कि विषम ऑर्डर के होते हैं, वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो ये थे आपके पास मतलब कल वाला लेक्चर, और यहाँ पर मैंने कहा था कि ये पीडीएफ कटी हुई है, तो यहाँ पर है 7/240। आई मतलब अंतराल होता है आई की पावर 4। आज वाला जो ये लेक्चर है इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगी विषमता, जिसको बोला जाता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होती है कि स्क्यूनेस ये होती है कि हमारे जो समांतर माध्य से मतलब श्रेणी के जो डाटा होते हैं वो कितना बिखराव है या उसको मतलब मापने के लिए हम स्क्यूनेस का उपयोग करते हैं। तो स्क्यूनेस का जब ये मैंने लिखा है कि मतलब श्रेणी के स्वरूप अर्थात समांतर माध्य से दोनों तरफ मूल्यों का फैलाव दाईं और बाईं तरफ है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम विषमता के माप में उपयोग लिए जाते हैं। विषमता के माप दो प्रकार से उपयोग लिए जाते हैं। दो प्रकार से होते हैं। डाटा आपको दिए होंगे जब सम्मित बंटन और सम्मित बंटन मतलब फिक्स अंतराल के ऊपर, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब ऐसे आपके पास मतलब अंतराल सेम हो तब आपको वो सम्मित बंटन हो जाते हैं। और उसके अंदर जो समांतर माध्य और जो एम और जेड होते हैं वो इक्वल इक्वल होते हैं, और इसका जो सम्मित माध्य का जो Q3 क्वार्टल डेविएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर और माइनस का सेकंड ऑर्डर का जो क्वार्टल डेविएशन है वो इक्वल टू Q2 माइनस का Q1 होता है। जब आपके पास डाटा असमित हो, असमित का मतलब समझते हो ना कि भाई डाटा का जो बिखरा होता है उनके मध्य जो डिफरेंस होता है वो भी अलग होते हैं। उनके जब ग्राफ बनाएंगे वो आपके पास मतलब ग्राफ इस प्रकार ग्राफ नहीं बनेगा, ऐसा मतलब रिपीट नहीं होते हैं वैसे। तो जब उसके अंदर जो विषमता होती है वो दो प्रकार से होती है, एक धनात्मक विषमता होती है और दूसरी होती है जो ऋणात्मक विषमता होती है। धनात्मक विषमता के अंदर क्या होता है कि जो समांतर माध्य है वो ज्यादा होता है माध्यिका से और बहुलक से। Q3 माइनस का Q2 ग्रेटर देन होता है Q2 माइनस का Q1। Q3 कैसे ज्ञात किया जाता है, समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुलक कैसे ज्ञात है, ये आपको सारों को पता है। ऋणात्मक के अंतर्गत ये जो साइन है वो लेस देन वाला आ जाता है, तो एक्स बाहर होता है जो लेस देन एम से लेस देन जेड से होता है। फिर मैंने बताया था कि विषमता मापने के लिए आप बताया था नहीं बता रहा हूँ मतलब सॉरी, जो ये मतलब लैंग्वेज के अंदर आ जाता है कभी कभी, मतलब कि बताया था। तो अब जो ये है वो है विषमता के माप। विषमता के माप है, माप के अंदर हम जो विषमता के माप होते हैं उसके पर हम दो प्रकार के मतलब गुणांक पढ़ेंगे। विषमता को कैसे मापा जाता है उसके लिए हम कार्ल पीयरसन पढ़ेंगे, और दूसरा है जो है हम बाउले का विषमता गुणांक पढ़ेंगे। कार्ल पीयरसन का जो विषमता गुणांक है वो एस के इक्वल टू एक्स बार माइनस का जेड अपॉन सिग्मा आता है इक्वल, ये जो किसी को यदि जेड की वैल्यू लिखूंगा तो वो 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस का एम अपॉन सिग्मा इक्वल टू एस के, इसमें जेड की वैल्यू लिखते हैं, ये मेरे पास वैल्यू प्राप्त होती है। फिर आता है आपके पास मतलब विषमता गुणांक, जब पॉजिटिव होता है तो धनात्मक विषमता होती है, और जब नेगेटिव होती है ऋणात्मक विषमता होती है, और यदि विषमता गुणांक जीरो होता है तो इसमें विषमता का अभाव होता है। फिर आता है कार्ल पीयरसन के विषमता गुणांक की जो सीमा होती है वो -3 से +3 होती है, और इसको इस प्रकार से डिनोटेड किया जाता है। फिर आता है बाउले का विषमता गुणांक। बाउले का विषमता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो Q3 प्लस का Q1 माइनस का 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस का Q1 होता है। इसके अंदर भी वही है कि मतलब जब पॉजिटिव होता है धनात्मक विषमता होती है, नेगेटिव होता है तो ऋणात्मक विषमता होती है, और जब जीरो होता है तो विषमता का अभाव होता है। बावले का जो विषमता गुणांक की जो सीमा है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। फिर आता है आघूर्णों पर आधारित विषमता गुणांक। तो आघूर्णों पर आधारित विषमता गुणांक दो प्रकार से हम निकालेंगे, एक तो गामा 1 और एक गामा 2 निकालेंगे। जब गामा 1 होता है वो +- √β1 होता है, और बीटा 1 क्या होता है, बीटा 1 होता है μ3 की पावर 2 अपॉन μ2 की पावर 3 होती है। यहाँ पर मैं बीटा 1 की वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास गामा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा 1 इक्वल टू μ3 अपॉन में गामा 1 इक्वल टू μ3 अपॉन में μ2 3/2 होता है। यहाँ पर भी गामा 1 यदि जीरो से ग्रेटर देन होता है तो धनात्मक होता है, और गामा यदि लेस देन जीरो होता है तो ऋणात्मक होता है, और गामा इक्वल टू जीरो होता है तो विषमता का अभाव होता है। और यहाँ पर यह भी है कि μ3 का मान होता है जो गामा 1 पर डिपेंड करता है। यदि μ3 पॉजिटिव है तो गामा 1 भी पॉजिटिव होगा, यदि μ3 नेगेटिव है तो गामा 1 भी नेगेटिव होगा। यही मैंने इस नोट्स के अंदर लिखा है। यदि μ3 का मान धनात्मक हो तो विषमता धनात्मक होगी, μ3 का मान यदि ऋणात्मक है तो विषमता ऋणात्मक होगी। और μ3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विषमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये थे आपके पास नोट्स, विषमता के अंदर जो आघूर्णों पर विषमता कैसे आधारित होती है। फिर मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, किसी श्रेणी के प्रथम 4 केंद्रीय आघूर्ण क्रमक से 0
-9 तथा 27 है, तो इसका गामा वन क्या होगा? गामा वन को डिनोट मतलब गामा वन का फॉर्मूला क्या होता है? गामा वन इक्वल टू रूट बीटा वन होता है, और बीटा वन की वैल्यू क्या होती है? म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन में म्यू टू का थ्री। जैसे ही मतलब यहाँ पर आपके पास म्यू थ्री दे रखा है, तो केंद्रीय आघूर्ण हमने पढ़ा है कि जो पहले वैल्यू दे रखी है वो म्यू वन, म्यू टू और म्यू थ्री। तो म्यू थ्री कितना दे रखा है? माइनस का नाइन, नाइन का स्क्वायर अपॉन में जो म्यू कितना दे रखा है? थ्री, तो थ्री का क्यूब इक्वल टू रूट थ्री आएगा। और अब ये चिन्ह कैसा आया? चिन्ह ऐसा आया कि जो म्यू थ्री का जो साइन है वही बाहर का चिन्ह साइन लगेगा। तो म्यू थ्री का कौन सा साइन है? माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। यही मैंने लिखा है, म्यू थ्री का मान ऋणात्मक तो विषम धनात्मक होगी, म्यू थ्री का मान ऋणात्मक हो तो विषम ऋणात्मक होगी। गामा वन किसके ऊपर, गामा वन का साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? म्यू थ्री के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है आपके पास मतलब जो अगला टॉपिक है वो है कुर्टोटिस क्या होती है। कुर्टोटिस किसके लिए काम में ली जाती है? कुर्टोटिस ली जाती है कि वक्र, मतलब जब हम वक्र बनाते हैं तो हम देख लेते हैं कि वक्र कैसा है, मतलब नुकीला वक्र बनेगा या फिर मतलब चपटा वक्र बनेगा, या फिर आपके पास वक्र मध्यम साइड का बनेगा, ना नुकीला और ना ही चपटा। किस प्रकार से वक्र बनेगा? जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो मतलब विषमता के अंदर ग्राफ बनाते हैं ना, कभी विषमता के अंदर ग्राफ कैसा बनेगा वो मैंने ऊपर आपको बताया कि विषमता के अंदर जो ग्राफ होता है वो कैसे बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। इसलिए इसके अंदर ग्राफ कैसा बनेगा ये हमारे को जो पता होता है वो होता है कुर्टोटिस से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसका उपयोग जो वक्र का नुकीला माध्यम और चपटापन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो गामा टू के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। गामा टू इक्वल टू बीटा टू माइनस का थ्री होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बीटा टू क्या होता है? बीटा टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर होता है। यही मैंने लिखा है कि यदि गामा ग्रेटर देन जीरो होगा, और यहाँ से ये भी बता सकता हूँ कि जो बीटा टू है वो ग्रेटर देन थ्री होगा, तो आपके पास नुकीला होगा। गामा टू यदि जीरो हो जाएगा और जीरो होते ही बीटा टू कितना आ जाएगा? थ्री आ जाएगा, तो मध्यम शीर्ष क्या होगा? चपटा होगा। गामा टू यदि लेस देन हो जाएगा तो आपके पास चपटे शीर्ष वाला हो जाएगा। फिर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है, जो क्वेश्चन में कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बीटा वन की वैल्यू क्या होती है? वो होती है हमेशा के लिए ग्रेटर देन। बीटा टू की वैल्यू क्या होती है? ये भी ग्रेटर देन वन होती है। बीटा वन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा के लिए पॉजिटिव होती है। और बीटा टू और बीटा वन के अंदर रिलेशन क्या होता है? ये कहीं बार कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि बीटा वन और बीटा टू के मध्य क्या रिलेशन होता है। तो ये आपके पास मतलब रिलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है बीटा वन और बीटा टू जो मूल बिंदु पैमाने में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल भी। तो फिर मैंने लिखा है कि म्यू फोर का उपयोग किसके लिए ज्ञात किया जाता है? कुर्टोटिस ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। म्यू थ्री का उपयोग किसके लिए? विषमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और म्यू फोर का कुर्टोटिस ज्ञात करने के लिए जाता है। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि किसी चपटे शीर्ष वाले बंटन के लिए चतुर्थ केंद्रीय परिघात का मूल्य यदि पिछेतर है। चतुर्थ केंद्रीय परिघात मतलब म्यू फोर की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 75 दे रखी है। इसका मतलब प्रश्न ज्ञात करना। प्रश्न ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि मेरे को म्यू टू, आपने जब केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब जब केंद्रीय आघूर्ण जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि म्यू टू इसके बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है, उसी को हम प्रश्न कहते हैं। ये जब मैं पीछे की ओर लेता हूँ मतलब ये देखो कल वाले लेक्चर के अंदर ये देखो हाँ यहाँ पर देखो, ये जो म्यू टू होता है वो क्या होता है? प्रसरण होता है। म्यू टू, यदि म्यू टू ज्ञात कर लेंगे तो हमारे को प्रसरण मिल जाएगा। म्यू टू ज्ञात करने के लिए आपके पास इस क्वेश्चन में आते हैं तो किस चपटे के लिए म्यू फोर आपके पास दे रखा है 75% ज्ञात करना है। तो चपटे शीर्ष वाला और चपटे शीर्ष वाले के लिए मैंने क्या कहा कि मतलब जो बीटा थ्री होता है वो नेगेटिव मतलब लेस देन थ्री होता है। बीटा टू होता है वो लेस देन थ्री होता है चपटे शीर्ष वाले के लिए। क्वेश्चन में क्या रहेगा? किसी चपटे शीर्ष वाले बंटन के लिए चतुर्थ केंद्रीय विचित्र है तो प्रश्न का मान क्या होगा? चपटे शीर्ष वाला है तो बीटा टू लेस देन थ्री होगा। और बीटा टू की वैल्यू क्या होती है? म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का होल स्क्वायर। म्यू फोर की वैल्यू आपको दे रखा है 75 अपॉन म्यू टू की स्क्वायर होता है, वो लेस देन थ्री होता है, तो म्यू टू स्क्वायर निकाल सकते हैं और ग्रेटर देन 75 अपॉन थ्री होता है। म्यू टू का स्क्वायर ग्रेटर देन 25। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू टू इक्वल टू ग्रेटर देन 5। तो कितना आ जाएगा? म्यू टू है जो ग्रेटर देन 5 से हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये था आपके पास आज का ये लेक्चर जो विषमता और आघूर्णों के ऊपर डिपेंड था। ये आपके पास मतलब सिलेबस की एक यूनिट भी एंड हो गई है जिसके अंदर हमने केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ा था, अपीरण के माप हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद मैंने आघूर्ण मोमेंटम पढ़ लिए थे, और उसके बाद हमने स्क्यूनेस पढ़ लिया था। हाँ, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। हम कल जब कल लेक्चर आएगा उसके अंदर एक नया यूनिट शुरू करेंगे। ये धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट में बोल देना, या फिर मेरे यदि मैं ग्रुप में सेंड करूँ वहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप नंबर कर लें। थैंक यू।